अच्छा जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द रेशनल्स एंड इंटीजर्स एंड वी सेड दैट रेशनल नंबर्स आर द वंस दैट दैट आर कंबाइंड विद इंटीजर्स एंड डेसिमल्स, दोनों चीजें मिलके रेशनल के अंदर आ जाती है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? इरेशनल्स। ठीक है जी, इरेशनल भी लिखा जाता है, इसको आई से भी लिखा जाता है और क्यू प्राइम से भी लिखा जाता है इसको। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करूं, इन दोनों को कंबाइन करूं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा आर। क्या बनेगा? और आर क्या है? आर है बेसिकली क्यू यूनियन क्यू प्राइम। रेशनल और इरेशनल की जब यूनियन कराई जाए तो उससे क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। अब देखिए, मैं आपको सारी चीज कनेक्ट करके दे रहा हूं। ये सारे के सारे नंबर्स, ये तीनों इसके अंदर आए, ये दोनों भी इसके अंदर आए, और ये किधर चला गया? रेशनल में चला गया। तो एक ये पूरे के पूरे सारे नंबर्स किस में आ गए? अल्टीमेटली रेशनल में। और रेशनल के अपने भी हैं डेसिमल वाले। फिर दूसरी कैटेगरी है डेसिमल्स की जो कि मुनफरिद है, वो क्या है? इरेशनल है। अब टोटल नंबर यही हो गए। एक मैं नंबर बीच में भूल चुका हूं जो कि मैंने ऐड नहीं किया, उनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। सुना होगा आपने। प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते। वो भी सारे मर्ज हो जाते हैं इसके अंदर। सारे प्राइम नंबर्स भी किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और इन्हीं में से निकलते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 15 नहीं भाई, 15 3 की टेबल 5 की टेबल में आता है। ऐसा नंबर जो कि सिर्फ अपनी टेबल में है, जो मैंने नंबर्स लिए हैं सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 19 है तो सिर्फ 19 की टेबल में आएगा, दूसरे किसी टेबल में नहीं आएगा। इस तरह के नंबर्स। डोंट फोर्स मी कि मैं आपको असाइनमेंट दे दूं कि 100 तक प्राइम नंबर्स लिख के आओ। ठीक है, एनीवेज, तो रियल नंबर्स फिर क्या बने? सारे नंबर्स जो मैंने उधर लिखे वो सारे के सारे मर्ज हो गए रेशनल में, इनके साथ इरेशनल। जब इन दोनों को, रेशनल और इरेशनल को, हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला? रियल नंबर। अब रियल नंबर का मतलब क्या है? कि दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो डेसिमल ना हो, इंटीजर हो, इंटीजर में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्राइम हो या इवन हो, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, डजंट मैटर, इट इज व्हाट? ये रियल नंबर कहलाए। तो आप कोई भी दिमाग में नंबर अज्यूम कीजिए, किसी भी किस्म का हो, वो कहां जाएगा? किस कैटेगरी में फॉल करेगा? रियल नंबर होगा। मतलब इस कराची के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो क्या है? इंसान है। मतलब सबसे पहली कैटेगरी क्या है? इंसान है ना भाई वो। मतलब हम कहते हैं भाई किसी को इंसान समझ लो, बाकी कुछ समझो ना समझो, इंसान समझ लो। फिर इंसान के बाद कैटेगरीज बनाइए, जो हमने बनाई हुई है बहुत सारी, डिवाइड एंड रूल वाली कहानियां। पता है ना, अंग्रेज आया था तो डिवाइड एंड रूल किया था, वो चला गया, हम अभी भी डिवाइड एंड रूल पे चल रहे हैं। नहीं जाना चाहता मैं, हम बहुत सारी जगहों पे डिवाइड हुए हैं, नेशनलिज्म, रिलीजन, फिरका वगैरह 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 वगैरह। एनीवेज, तो इसको पहले आप किसी भी नंबर को क्या कंसीडर करेंगे? रियल नंबर कंसीडर करेंगे। उसके बाद इसके फिरके बने हुए, किसी में भी जो जिसमें फॉल करे उसको वहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। अब ये जो पूरी मैंने कहानी की है, चाय आने से पहले और उसके बाद जितनी कहानी मैंने की है, ये कहानी है नंबर सिस्टम की। किसकी कहानी है ये? नंबर सिस्टम। ये है नंबर सिस्टम। बात समझ में आई है? तो रियल नंबर मतलब क्या हो गया? ये बन गया बेताज बादशाह, बना ना। सारे के सारे इसके अंदर मर्ज हो गए। ये जितने भी यूं समझ ले छोटे छोटे कबीले थे, वो सारे के सारे मिल गए इसके अंदर, बन गई सल्तनत। अच्छा, इरेशनल नंबर की सैंपल है, बात नहीं, आपस में बात नहीं कर। सैंपल्स जो हैं इरेशनल नंबर की, वो आई से भी लिखा जाता है, और क्यू के ऊपर प्राइम साइन, कामा का साइन भी लगा दे, तभी इरेशनल का सैंपल है। मल्टीपल बुक्स मल्टीपल तरह से लिखती हैं,
तो आप अगर मैट्रिक वगैरह की बुक उठाएंगे मैथ की, तो उसमें आपको दोनों सैंपल्स नजर आ सकती है, क्यू भी आ सकता है, आई भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर यूं लिखूं क्यू यूनियन आई तब भी चलेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट सैंपल, नथिंग एल्स। अच्छा जी, तो फिर आपने सल्तनत बनवा दी, तो फिर सल्तनत की कोई टक्कर भी होना चाहिए, ये शुड बी, कोई तो कंपटीटर होना चाहिए, मतलब कोई तो सेकंड चॉइस भी तो होनी चाहिए कोई। बात समझ में आ रही है? कोई अपोजिट भी तो होना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर है क्या? क्या बात कर रहे हो, हमने जीरो से शुरू करके मैं पता नहीं दुनिया घुमा के आपको लेके आया हूं, आप अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए, कम ऑन। मैंने कहा कि रियल नंबर के टक्कर का कोई नंबर बताओ, तो जीरो तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है भाई। मैं वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टक्कर की मतलब ये होता है कि मैं पूछूं कि न्यूपोर्ट्स के टक्कर का कोई इंस्टीट्यूट बताओ, तो आप बता दो कि रूम नंबर फला। तो इंस्टीट्यूट का रूम नंबर है ना ये, एक समझ लेंगे, रूम भी नहीं, गेट है ये, स्टार्टिंग है ना, तो एंट्रेंस है ये। एनीवेज, तो थोड़ा सोचिए कोई ऐसा नंबर, एनी सच नंबर जो कि इसके अपोजिट बिठाया जाए। अभी आप लोग आपस में अपोजिट बैठे हुए हैं ना, स्टूडेंट्स है ना सारे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। मेरे अपोजिट कोई भी नहीं है यहां साथ में खड़ा हुआ, मैं अभी रियल नंबर हूं, आप लोग सारे ये वाले नंबर्स हैं, कोई कोई है, कोई कोई है, आप चूज कर लो कौन कौन सा, कौन क्या बनना चाहते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे मेरे साथ खड़े होने वाला भी नहीं है कोई, बट अगर ऐसा होता कि दो टीचर्स होते एक सब्जेक्ट के अंदर, जो कि होता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, दो से तीन भी हो सकता है, तो फिर क्या हो गया, दो चीजें आ गई आमने सामने, कहीं पे इख्तलाफ होगा और कहीं पे एक चीज पे वो अग्री भी करेंगे। तो मुझे ऐसी चीज चाहिए जो कि इस रियल नंबर को टक्कर दे, इसके आमने सामने खड़े होने वाला कोई नंबर बताइए मुझे। नहीं ना, वेरिएबल, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल की नहीं बात। आई एम सेइंग कि नंबर। अब टीचर के अपोजिट में अगर एचआर मैनेजर खड़ा हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं उसका। वेरिएबल एक अलग कहानी, आएंगे वेरिएबल पे भी आएंगे, नंबर से जान छुड़ाएंगे तो वेरिएबल पे जी। एनी आइडिया? अच्छा, इस केस में ना फिर पता है क्या होता है, बता रहा हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई बताना चाहेगा, एनीवन हु वांट्स टू टेल मी कि रियल नंबर का अपोजिट नंबर क्या हो सकता है? अपोजिट में वर्ड यूज कर रहा हूं, बट उसका कोई एक हो गया रियल नंबर सिस्टम ना, तो इस तरह का कोई और नंबर सिस्टम है रियल नंबर के अलावा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? समद, अजलाल, अमीन, अनीस, असजद, फरजद, अकबर, आकिब और मुगल साहब, मोइज और वलीद। कोई नहीं कर रहा, आपने सबको म्यूट तो नहीं किया हुआ? बोल सकते हैं ना फिर, सही। कोई नहीं सुन रहा, सो गए, ये सारे एब्सेंट करूंगा मैं, जितने नाम मैंने लिए ना सारे ऑनलाइन वाले एब्सेंट करूंगा मैं। नॉट रियल नंबर सर। जी क्या फरमा रहे हैं अमीन? सर नॉट रियल नंबर के ऑपोजिट आई थिंक। नॉट रियल नंबर, हाँ ये अच्छा है, ये है वो नहीं है, नाम बताओ ना भाई उसका। जी इमेजिनरी नंबर। कौन बोला ये? इमेजिनरी नंबर किसने फरमाया? मैंने। मैंने का नाम अमीन, मोहम्मद बताइए। अमीन। मोहम्मद अमीन। अमीन। अच्छा अमीन, असल में मसला ये नहीं, आप पता नहीं चलता कि कौन बोल रहा है। अमीन आपने आधा जवाब दुरुस्त दिया है, इसको कंप्लीट करो। इमेजिनरी नंबर, यस, it's half correct answer. इसको कंबाइन कर लो, इमेजिनरी और रियल को कंबाइन करो, फिर क्या बनता है? आप में से भी कोई बता सकता है? रियल और इमेजिनरी कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? रियल और इमेजिनरी कंबाइन होगा तो क्या होगा? एक रियल है एक इमेजिनरी है,
मामला क्या हुआ, गड़बड़ हो गई ना भाई। एक चीज रियल है, एक इमेजिनरी है, कंबाइन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सर मगर अगर हम कॉम्प्लेक्स कर नंबर दें तो में क्या भी बनेगा जी? कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ना भाई। एक चीज रियल है, एक चीज इमेजिनरी है, उनको मैं कंबाइन करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी ही बननी है, और क्या बनना है? सो वो यस बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। कॉम्प्लेक्स तो नंबर सर। दो नंबर सिस्टम कौन से बन गए? एक बना रियल नंबर सिस्टम और एक बना कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये लिखें, फिर मैं उसको आगे लेके चलता हूँ। जल्दी से लिखें ये, फिर बोर्ड साफ कर दें। इकबाल आप कर दें बोर्ड साफ। लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जल्दी कर लीजिए बस। बाय द वे लेट मी टेल यू, मैंने कैलकुलस शुरू नहीं किया अभी तक। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री अभी शुरू नहीं हुआ है, उसका प्रूफ देता हूं मैं आपको। देखो भाई, एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर्स, जेड का मतलब है इंटीजर्स। सिर्फ जेड जो लिखा हुआ है, जिसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जेड पॉजिटिव को पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, जेड पॉजिटिव को पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है और जेड नेगेटिव को नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। ई को इवन नंबर्स, ओ को ऑड नंबर्स, क्यू रेशनल और आई रेशनल और प्राइम नंबर्स को पी से लिखा जाता है। इन चीजों का रेफरेंस आएगा बार बार, तो बहुत खतरनाक तरीके से रेफरेंस आएगा। मतलब इस चीज में घबराना है आप लोगों ने, क्योंकि ये बुनियादी चीज है ना। मतलब ये कैलकुलस के अंदर जी। सर ये रिपीट कर दिएगा दोबारा, ये जो भी आपने बताया। क्या क्या अभी जो बताया? यस सर, ये जो सिंबल्स वगैरह का भी समझाया था, दोबारा बताया। बेटा सैम्पल्स लिखी हुई हैं जिसमें मैंने नाम बताए हैं सिर्फ, नेचुरल, होल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ओनली इंटीजर, इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल और प्राइम का पी। ये आपको बुक में मिल जाएगा। यू पिक अप अ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बुक या मैट्रिक मैथमेटिक्स बुक, तो उसके अंदर ये सारी सैंपल्स, उनके नंबर्स, उनके नाम, सारी चीजें लिखी हुई। मैंने बता दी है, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन तो आपको मिल जाएगा, इसके अंदर बुक्स के अंदर मिल जाएगा। एक बार इसको बोर्ड को साफ कर दें। अच्छा जी, अब हम नंबर सिस्टम को फर्दर, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं मिटाएगा। ये जो तीन चीजें लिखी हुई इनको नहीं मिटाएगा, बाकी थैंक यू। अच्छा जी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को हम कंसाइज कर चुके हैं। मतलब सारी चीजें जो इधर उधर बिखरी हुई थी उन सबको अब हम एक साथ लेके आ चुके हैं, और एक साथ लेके आने के बाद हमने कहा है कि इसके अंदर दो कैटेगरी है। नंबर वन इज रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी कहा जाता है और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहा जाता है, इट्स ओके, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप लोग एक कोर्स पढ़ोगे कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ने के बाद, या हो सकता है किसी लोगों ने पढ़ भी लिया हो, यहाँ पे रैंडम तरीके से कोर्सेज ऑफर होते हैं। मल्टीवेरिएट कैलकुलस किसने पढ़ा है आप में से? मल्टीवेरिएट कैलकुलस जब आप पढ़ेंगे तो वो फोकस करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के ऊपर। मतलब उसका जो एम्फेसिस होगा उस कोर्स का, चौथे पांचवें सेमेस्टर में ऑफर होता है, पिछले समर में मैंने पढ़ाया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे ज्यादा एम्फेसिस उस जगह पे है,
ठीक है जी, रियल नंबर्स आपको समझ में आ गए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंट सैंपल है, कोई बुक इसको इस तरह से भी लिखती है, ठीक है जी। इसको हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b। कैसे लिखते हैं इसको? a प्लस आयोटा b। कुछ लोगों को अभी याद भी आएगा ये। तो a प्लस आयोटा b क्या है? इसमें a रियल है, a क्या है? रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर कौन से वाले? जो मैंने बता दी उनमें से कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग वगैरह वगैरह जो भी था, उनमें से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है जी। बी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। बी क्या है? इमेजिनरी नंबर है, जो कि अगेन कहां से मिलेगा? रियल नंबर से ही मिलेगा, मगर कैसे मिलेगा उसकी मैं बात करता हूं। अच्छा, और आयोटा क्या है? आयोटा इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू है √-1। आयोटा इज इमेजिनरी और उसकी वैल्यू क्या होगी? √-1। नाउ फॉर एग्जांपल जी, बताता हूं मैं। बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। नाउ लेट्स डिस्टिंग्विश इट लाइक दिस, ठीक है जी। और आई क्या है? वो आयोटा है जिसको हम इमेजिनरी कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, या I3 कह दें या 3 आयोटा कह दें, बात एक ही है, ठीक है जी। अब मुझे बताएं 2 क्या है? रियल नंबर है। 3 क्या है? 3 भी रियल नंबर है, बट क्योंकि वो आयोटा के साथ है तो अब ये पार्ट कौन सा हुआ इसका? इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये पार्ट रियल है और ये पार्ट इमेजिनरी है। अल्दो इसके अंदर जो ये जो नंबर लिखा हुआ है वो रियल नंबर ही है, बट ये कौन से वाले पार्ट में है? इमेजिनरी पार्ट में है, क्योंकि इसके साथ आयोटा साथ में है। बनाना कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बना, अभी मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि ये एक पार्ट इसका रियल है, दूसरा पार्ट इसका क्या है? इमेजिनरी। दो पार्ट्स कंबाइन हो गए तो कॉम्प्लेक्स हो गए। भाई अगर सिंपल 2 लिखा हुआ है, सिंपल 3 लिखा हुआ है तो आसान है ना यार। अगर मैं उसके साथ 2 + 3 करके एक नई चीज भी लगा दूं तो ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स किस हिसाब से है? इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये सिंपल लिखा हुआ है, इसके साथ कॉम्बिनेशन बन गया। जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसके साथ। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज की है एग्जैक्टली? अगर मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज की है? कॉम्प्लेक्सिटी है आयोटा की। और आयोटा क्या है? कुछ भी नहीं है आयोटा, इमेजिनरी है। हमारे पास ऐसे नंबर्स आ गए √1, √4, √3, √9 एंड सो ऑन। क्या इनकी वैल्यूज आ सकती हैं? यस, आ सकती हैं। √1 की वैल्यू क्या है? 1। √4 की वैल्यू क्या है? 2। √3 की वैल्यू क्या है? 1 पॉइंट समथिंग। कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो 1 पॉइंट समथिंग। √9 की वैल्यू क्या है? 3। आ गई ना वैल्यूज। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर ये हो जाए -1, -4, -3, -9, √-1, √-4 √-3 √-9 या अंडर एनी नेगेटिव नंबर। तो जो z इंटीजर मैंने पढ़ाया, नेगेटिव इंटीजर, z नेगेटिव जो मैंने आपको पढ़ाया, उन सारे नंबर्स के ऊपर अंडर लगा दीजिए। अगेन अज्यूम कीजिए कि 0 के लेफ्ट साइड पे जितने भी नेगेटिव नंबर्स लिखे हुए थे उन सब के ऊपर अब क्या है? अंडर है। और जितने पॉजिटिव लिखे हुए उन सब के ऊपर भी अंडर है। तो सारे पॉजिटिव वालों के तो आंसर्स आ जाएंगे ये वाले। नेगेटिव में से कोई एक भी उठा लो, कैलकुलेटर में पुट कर दो, ठीक है, या खुद सॉल्व करो मैन्युअली, जैसे अंडर रूट सॉल्व किया जाता है। अगर किसी को याद है मेथड, नहीं होगा सॉल्व,
मैथमेटिक्स डज नॉट हैव एनी आंसर फॉर द नंबर्स हु आर नेगेटिव and their under root is asked to be solved. कभी भी नेगेटिव नंबर का इंटीजर जब मैथमेटिक्स से पूछा जाता है उसके पास जवाब नहीं है, लिमिटेशन है, अनडिफाइंड है, नहीं कर पाए, उसका मेथड नहीं मिला। फिर आपको मशहूर जमाना याद तो होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स के पास हर चीज का आंसर है सिवाय चंद एक चीजों के। उसमें से एक चीज ये है कि जब किसी भी चीज का, किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट मैथमेटिक्स से पूछा जाता है तो उसके पास आंसर नहीं है। जितने भी मैथमेटिशियंस गुजरे हैं उनमें से कोई भी उसका मेथड डिफाइन नहीं कर सका। मैंने शुरू में कहा था कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट मेथड्स भाई, और आपको पता है प्रोग्रामर्स ज्यादा आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी चीज डिफाइन की जाती है। प्रोग्राम में हर चीज क्या होती है, अगर कोई वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया तो उसको प्रोग्राम डीबगर नहीं पहचानेगा। लिहाजा मैथमेटिक्स भी वैसे ही है, आपकी प्रोग्रामिंग एक स्पेशल वर्जन है मैथमेटिक्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर भी डेफिनेशंस हैं, और हम जो काम मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन जो भी कर रहे होते हैं वो उन डेफिनेशंस को यूज कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज डिफाइंड नहीं होगी तो उसका आंसर हमारे पास भी नहीं होता। जैसे सॉफ्टवेयर काम करता है आपके प्रोग्राम के लिए, हम जो मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर वैसे ही काम करते हैं। अगर मैथमेटिक्स एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में अगर कोई चीज डिफाइंड नहीं है तो उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। वो चीज मुझे बार बार सामने आएगी और कहेगी नहीं भाई इसका आंसर नहीं है, तो आपका जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा जो सॉल्यूशन है वो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, अटक जाएगा। जब तक आप उसको डिफाइन ना करो फिर उसका आपको आउटपुट मिलेगा। लिहाजा जैसे 1 + 1 2 होता है ना, बचपन में आपको याद कराया जाता है। ये लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स, नहीं है कॉन्सेप्ट। 1 + 1 2 होता है, क्यों? सवाल है मेरा। 1 + 1 2 होता है, ये बचपन में हमें टीचर्स बताते हैं ना कि भाई ऐसे 1 और 1 2 होता है, फिर 1 और जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 2 जोड़ दो तो, क्योंकि 3 में 2 ऐड करने का मतलब क्या होता है, 3 + 1 + 1, तो अगेन इसका आंसर 4, फिर +1 तो इसका आंसर 5। तो हर चीज में बेसिकली एक एक ऐड हो रहा था, क्योंकि हमें याद हो गया है तो 3 + 2 5 डायरेक्ट करते हैं, वरना मेथड ये है, डेफिनेशन ये है। अब हर चीज इसी के ऊपर बनी हुई है, आपकी जो टेबल्स आती है वो भी इसी की बुनियाद पे बनी हुई है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज द स्पेशल वर्जन ऑफ द एडिशन। ये भी प्रोग्राम आप बनाते होंगे जब, तो आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन का जब प्रोग्राम बनाते हो तो अल्टीमेटली उसके अंदर एडिशन होती है। अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज किए बगैर आपको कहा जाए कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाइए तो कैसे बनाओगे? एडिशन यूज करोगे, एडिशन यूज करोगे। प्रोग्राम थोड़ा लेंदी होगा, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी, बट बनेगा। सो अल्टीमेटली बेसिक क्या है? बेसिक है एडिशन, और उस बेसिक को डिफाइन किया जाता है। बेसिक की कोई मंतक नहीं होती है, बेसिक्स जो है सो है। अब किसी ने ये डिफाइन कर लिया, हम उस डेफिनेशन पे हमने पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। मैथमेटिक्स एक किस्म का पहाड़ ही है ना भाई, वो इस डेफिनेशन पे है। अब किसी हजरत ने ये कोशिश नहीं की कि इसका भी कोई डेफिनेशन दे, मतलब ये जो चीज है वो इस तरह की डेफिनेशंस में एग्जिस्ट नहीं करता, हुआ नहीं, कर नहीं पाए। जब नहीं कर पाए तो मैथमेटिक्स के बाद पास एक आसान सॉल्यूशन होता है, एक मतलब लोअर स्केल पे एक बात है लाइटर नोट पे कि 3-4 लोग थे, एक बॉक्स था, उसको ओपन करना था। एक कोई फिजिक्स वाला था, कोई केमिस्ट्री वाला था, अज्यूमिंग, ठीक है जी, और एक मैथमेटिशियन था। उस बॉक्स को खोलना था, उस मतलब विदाउट टचिंग इट एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो फिजिक्स वाले को कहा गया था कि आप अपनी फिजिक्स लगाते हैं, केमिस्ट्री वाले ने अपनी केमिस्ट्री लगाई, या वट एवर इट इज। नहीं खोला, ऑब्वियसली उसको वो नहीं खोल पाए। मैथमेटिशियन को जब बोला गया कि इसको ओपन करें, अपनी मैथमेटिक्स का कोई मेथड देके, यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड, तो उसने कहा लेट्स सपोज द बॉक्स इज ओपन, लेट्स सपोज द बॉक्स इज ओपन, मतलब मसले का हाल ही खत्म, मसला ही खत्म हो गया ना फिर तो। मतलब अगर आप चीज कोई भी,
भाई ऐसी चीज मिलती है ना आपको मैथमेटिक्स में, जरूरी नहीं है कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो कनेक्ट हो, बट एक सिर्फ आइडिया देने के लिए बात कर रहा हूँ कि जहां हम फंसते हैं ना मैथमेटिक्स में, उसको लेट सपोज करके लेके आते हैं, बट वो लेट सपोज का भी एक मेथड होता है, ये याद रखिएगा। मतलब आप मेरे साथ ना कीजिएगा, ये पेपर में आपने हर चीज लेट सपोज कर दी और मैं गया काम से, ऐसा नहीं होएगा। लेट सपोज का भी मेथड होगा, आगे लेट सपोज बहुत आएगा, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा सपोजिशंस करेंगे हम, मगर आप देखेंगे तो वो सपोजिशन प्रूवेबल होगी, उसको आखिर में जब फिनिशिंग करेंगे तो उसको हम बता के जाएंगे कि ये वैलिड सपोजिशन थी, ठीक है जी। सो जब इसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, बुनियादी नंबर क्या है, 1 है, तो उन्होंने कहा कि यार लेट अस अज्यूम कि अंडर रूट ऑफ -1 कोई भी एक इमेजिनरी नंबर है, क्या है, कोई भी इमेजिनरी नंबर है व्हिच इज रिटन बाय आई। मैंने कितने टाइप्स लिखवाए थे नंबर्स के, बहुत सारे लिखवाए थे, इंटीजर ब्ला 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 एंड सो ऑन, उसमें से एक और ऐड कर लीजिए, कौन सा है, इमेजिनरी। दोज नंबर्स जो के अंडर रूट के अंदर है और नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर्स का जब भी अंडर रूट पूछा जाए तो वो कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। अब क्या हुआ, अब हमारे पास है अंडर रूट -2, इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मेरे पास डेफिनेशन आ गई है, तो कैसे सॉल्व करूंगा, मैं कहूंगा यार ये है, मैं इसको ऐसे लिखूं, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूं ना, बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। फिर मैं इसको ऐसे करता हूं, अंडर रूट -1 को अलग कर दिया और अंडर रूट +2 को अंदर अलग कर दिया, इन जब दोनों को जब कंबाइन करोगे तो वापस आंसर यही मिलेगा, ठीक है जी। अब पॉजिटिव अंडर रूट का आंसर हमें मिल सकता है ना, डेसिमल में कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा। अच्छा चलें इसको 2 नहीं 4 कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब अंडर रूट -1 किसके बराबर है, 1 के नहीं भाई, आयोटा आई के बराबर है, ग्रीक लेटर है आयोटा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ गया आयोटा, मतलब जहां जहां पे आपको अंडर रूट -1 नजर आएगा वहां वहां पे क्या लिखोगे, आयोटा। और अंडर रूट 4 का आंसर क्या होता है, 2, मतलब ये I2 हो गया या 2 आयोटा हो गया, ये इसका आंसर है। इस 2 आयोटा के साथ अगर मैं +3 कर दूं, अकेला सिर्फ 3, उसके साथ आयोटा नहीं है, ये है, अब ये क्या नंबर हो गया, नहीं भाई ये इमेजिनरी नंबर है, जिसके साथ भी आयोटा लगा हुआ होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी, क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं है, अंडर रूट -1 उसके साथ अभी भी अटका हुआ है, जब तक अंडर रूट -1 नहीं निकलेगा तब तक वो क्या है, इमेजिनरी रहेगा। अब जब कभी कोई ऐसा मैथमेटिशियन आए जो कि इसका आंसर दे दे, आई डोंट नो कि पॉसिबल है या नहीं है, बात समझ आई है। तो इस तरह के नंबर्स जब हमारे अपने रियल नंबर्स के साथ कंबाइन होंगे तो वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, वेरिएबल की जो आप बात कर रहे थे कि एक वेरिएबल अकेला लिख लिया, दूसरे वेरिएबल के साथ क्या लिख लिया, आयोटा लिख लिया, तो जिस वेरिएबल के साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल नंबर। सो रियल और इमेजिनरी जब मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस तरह से दोनों ये देखें एक ही लाइन में खड़े हुए, एक तरफ रियल है एक तरफ कॉम्प्लेक्स है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पता है क्या कहा जाता है, चले पहले ये बात हजम हो गई सारी, बैठी दिमाग में, सेव करें, कंट्रोल एस करें, फिर अगली बात बताओ, ऐसा ना हो ये हट जाए। कंट्रोल एस कर लिया, रियल नंबर के पास इमेजिनरी पार्ट है, नहीं है, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर के पास रियल पार्ट है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है जो कि इसके पास नहीं है, तो सुपीरियर कौन हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स के पास जो रियल के पास है वो सारा का सारा तो आ गया ना, इसके पास आ सकता है, कोई भी रियल नंबर इस जगह पे आ सकता है, मगर रियल में कोई भी इमेजिनरी नहीं आ सकता। लिहाजा आपने पढ़ा होगा सबसेट और सुपरसेट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर सुपरसेट बन गया
रियल नंबर का, या रियल नंबर सबसेट बन गया, उसका सब ऑर्डिनेट बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये बात ज्यादा मेंशन नहीं की जाती, मैंने ऐसे ही बता दिया, ज्यादा मेंशन नहीं होती, इनको कॉम्पिटिटर के तौर पे लेके चलते हैं, बट इन एक्चुअल आपको नजर आ रहा है कि ये एक दूसरे के सबसेट और सुपरसेट। बात समझ में आई है? नंबर सिस्टम इस चीज को कहा जाता है। सर मगर ब्रेक देंगे आप? जी जी क्या फरमा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं है, वापस बोलिएगा। समझ सर ब्रेक देंगे आप? क्या चाहिए सर? ब्रेक लेके क्या करोगे भाई? सर ब्रेक देंगे आप? क्या? सर इसके बाद भी 3 घंटे की क्लास है तो आप 10 मिनट की ब्रेक दे दें। मेरी खुद की क्लास है भाई, आप तो ऑनलाइन बेड पे बैठे हुए सुन रहे हो, पता नहीं वो माइक भी बंद है या खुला है। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 घंटे से खड़ा हूँ, 12 से 3 मेरी दूसरी क्लास है, मैं 11:45 पे क्लास खत्म करूंगा, इससे पहले ब्रेक नहीं दूंगा। ओके ओके अच्छा जी, सो नंबर सिस्टम सारा पढ़ लिया आपने? पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा लिया ना मैंने भाई? इधर जो लिखा था स्ट्रेट लाइन पहले पढ़ाई, फिर नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा लिया ना आपको? पूरा नहीं पढ़ा अभी, ना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस कोर्स का पार्ट नहीं है ये एडिशनल चीज है। अगर आप बुक में देखें तो बुक वालों ने क्या लिखा है, यहां से पढ़िए। द रियल नंबर सिस्टम, Cartesian coordinates, straight lines, parabolas and circles are viewed in appendices. Appendices में कोई चीज व्यू करने का मतलब होता है ये रिवीजन है। मेन चैप्टर में ऐड नहीं है, वो फर्स्ट चैप्टर में ऐड नहीं है, अपेंडिसीज में, इसका मतलब है ये चीज आपको आनी चाहिए, बट दैट्स नॉट द इशू। मैंने समझा दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे काम की इस वक्त नहीं है, इसलिए मैं उनको टच नहीं कर रहा। जैसे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी, आइडेंटिटीज हैं, इनवर्सेस हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसकी आगे शायद जरूरत पड़ेगी तो बात करूंगा मैं। इसी तरह से रियल नंबर के ऑपरेशंस हैं, इसी तरह से फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्जुगेट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है इसको थोड़ा देखने के लिए, क्योंकि देखिए क्लू दे दिया मैंने, तो आपको मैं रेफरेंस दे देता हूँ, एक जगह पे जाके आपको ये जो बातें मैंने की है वो सारी की सारी 2 एक्सरसाइजेस में मिलेंगी। 2 से 3 एक्सरसाइजेस, 2.1, 2.2, 2.3 पढ़ चुके हैं अगर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है तो। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पुरानी बुक, आपने कब मैट्रिक किया? ये कोर्स चेंज हुआ है ना, उसमें बस सिर्फ नंबर सिस्टम वाला चैप्टर ढूंढिएगा। मैंने 2010-11 में फर्स्ट ईयर एंटर किया है, तो उस वक्त पुरानी बुक थी, अभी यहाँ पे बुक चेंज हो गई है, तो उसके नंबर ऑफ चैप्टर्स सिर्फ स्क्वीज किए हुए, उसमें भी शायद नंबर 2 ही चैप्टर होगी, उसमें देख सकते हैं। 2-3 एक्सरसाइज होंगी, एक एक्सरसाइज रियल नंबर पे होगी, एक एक्सरसाइज होगी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, एक या 2। उनको सिर्फ उनकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, कोई असाइनमेंट या होमवर्क नहीं है, मगर आपको ये हेल्प आउट करेगी कैलकुलस के अंदर और आगे के मैथमेटिक्स के कोर्सेज के अंदर। आप प्रोबेबली फर्स्ट कोर्स पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का ये, या इसके अलावा कोई मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है जी? मल्टीवेरिएट तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो बेसिकली, सीक्वेंस ये नहीं है। सीक्वेंस कैलकुलस पहले पढ़नी होती है, कैलकुलस पहले पढ़ो, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी जाती है, उसके बाद मल्टीवेरिएट पढ़ते हैं। अब मैंने समर में मल्टीवेरिएट पढ़ाया है, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ाया था, अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास मल्टीवेरिएट के स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पढ़ रहे हैं, व्हिच इज टोटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का एडवांस है मल्टीवेरिएट। इसी तरह से इस कोर्स का एडवांस है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आएगा मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो आपने जिगजैग बना दिया बेसिकली काशिफ। अच्छा चलें कोई बात नहीं, अब हो जाएगा इंशाल्लाह, बस रेगुलर हो जाओ, ठीक है जी। तो नंबर सिस्टम हमने बात कर ली, अब आते हैं तीसरी चीज के ऊपर। नहीं मसला नहीं है जी, नहीं HCC की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के तक है। अगर आप समझ जाते हैं तो देखो, एक वो हमेशा होता है ना कि नीचे से ऊपर जाता है ना,
मतलब स्टेप बाय स्टेप की जो बात है ना, वो स्टेप्स आपने उसको सिर्फ आउट किया और कोई भी इशू नहीं। मतलब अगर आपको लगता है कि मैंने मल्टीवेरिएट पढ़ा है, मुझे पूरा समझ में आ गया, इट्स ओके, ठीक है। मगर अगर आप ऐसे जाते हैं कि कैलकुलस पढ़ा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को ढूंढने की कोशिश की, उसको पढ़ा, उसके बाद मल्टीवेरिएट जाके पढ़ा, तो उसकी सीक्वेंस अच्छी बनती है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा। मतलब इट्स लाइक कि मैं आपको इंटर मैथ पहले पढ़ाऊं, फिर मैट्रिक मैथ पढ़ाऊं, फिर फर्स्ट ईयर मैथ पढ़ाऊं, समझ रहे हो ना? तो मैट्रिक, फर्स्ट ईयर और इंटर इस तरह से जैसे चलते हैं, तो वो सीक्वेंस है। तो इन कोर्सेज की भी सीक्वेंस ऐसे ही है। अभी यहाँ पे मैंने आपको कोर्स कंटेंट्स बताए थे ना कि डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर फर्दर इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेशन और डेरिवेशन से करके खत्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स के अंदर, तो मल्टीवेरिएट के अंदर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, उनके ऊपर फिर वो डिफरेंट किस्म के ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई होते हैं जो कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन से जान छुड़ा देते हैं। मतलब इन्होंने जब मल्टीवेरिएट पढ़ा हुआ है ना, तो इनको अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं एक फंक्शन लिखूंगा उसका जवाब डेरिवेशन और इंटीग्रेशन करके कॉम्प्लेक्स तरीके से आएगा, मगर ये अगर उसके ऊपर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। मतलब सोचो कि एक चीज आप बाय हैंड सॉल्व कर रहे हो, दूसरी चीज आप सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो। अब आपको अगर सॉफ्टवेयर यूज करना आ गया तो बाय हैंड लोग कहते हैं कि क्यों करूं मैं, जब सॉफ्टवेयर पे मुझे आंसर मिल चुका है। ये इस तरह से सीक्वेंस है, बट इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। एनीवेज, अब चलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, सही है। आ जाए काशिफ, थोड़ी मेहनत कर लें, ये तंग करता रहूंगा क्लास के दौरान आप लोगों को। जी जी, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं। फिर तो आपकी ये, आप किसी में ना, किसी रिसर्च जर्नल में अपनी रिसर्च पब्लिश करवा दें, नोबेल प्राइज मिलेगा। नहीं सीरियसली, क्योंकि ये बहुत बड़े मसले का हल है भाई, ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, जब तक देखिए, जब तक आपके सामने वो चीज नहीं आती है तब तक हमारी अपनी परसेप्शन अलग होती है, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं। जी देखिए, हर चीज का बुनियाद होता है ना, हर चीज का बुनियाद होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, 1 + 1 लिखा था, ठीक है। इसी तरह से जब अंडर रूट आएगा तो सबसे पहले अंडर रूट किसका आएगा, या 0 का आएगा या किसका आएगा, 1 का आएगा पॉजिटिव नंबर्स में। नेगेटिव नंबर्स में किसका आएगा, -1 का। तो जो अजम्पशन करनी है किसके साथ करूं मैं, 1 के साथ करूं, अंडर रूट 1 के साथ करूं, या अंडर रूट -2 के साथ करूं, -1 के साथ करूं। और उसका एक और रीजन है, मैंने अभी 2-4 नाम लिए थे, चले वो बता देता हूं, उसकी जरूरत पड़ती है। एक मैंने कहा है एडिटिव, यहां पे मैं लिख लेता हूं आइडेंटिटीज, क्या है स्पेलिंग, ठीक है जी, एडिटिव, और नंबर 2 मल्टीप्लिकेटिव। दूसरी चीज है इनवर्सेस, ये रियल नंबर के अंदर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उसके अंदर नहीं जा रहा था, अब एक चीज समझाने के लिए जा रहा हूं। आइडेंटिटी क्या चीज होती है,